वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी तक आपका चैप्टर 8 यानी पार्ट 8 चतुर्भुज में हम लोग 8.1 प्रश्नावली को कर रहे थे। इसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक हम लोगों ने दो अलग अलग वीडियो के थ्रू जो है हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। इसके हल को हमने कंप्लीट किया है ना, पूरा किया। ठीक है, यानी आज के क्लास में आपको प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 9 से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है 8, इसका नाम क्या है? चतुर्भुज। क्या नाम है? चतुर्भुज नाम है। और हमको करना है क्या? प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एबीसीडी एक क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? एक आपका समांतर चतुर्भुज है। और बोला हुआ है कि जो आपका बीडी है, बीडी जो विकर्ण है उसके दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बीडी जो है ना वो इक्वल है बीक्यू के। तो ये सारी चीजें हमको क्या करना है? दर्शाना है। तो सबसे पहले जो इसका फिगर बना हुआ है, इसका जो क्या बोलते हैं ना, जो आकृति है उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे है, ये है आपका ए, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी। ठीक है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और इसका विकर्ण बीडी है। विकर्ण बीडी बोला हुआ है और बोला हुआ विकर्ण बीडी पे दो बिंदु दिए हुए हैं। एक आपका क्यू है और एक आपका क्या है? पी है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे इसको इससे मिलाना है। ऐसे बना हुआ है। यानी ये आकृति आपको बनती हुई नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपका क्या है? एबीसीडी एक आपका समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? तो बोला हुआ है कि आपका एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। यानी एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और एसी क्या बोला हुआ है आपका बीडी विकर्ण पर दो बिंदु पीक्यू आर इस प्रकार स्थित है कि डीपी इक्वल है बीक्यू के। यानी और क्या दिया हुआ है? डीपी इक्वल है किसके? बीक्यू के। बीक्यू के तो दर्शाना है, तो दर्शाना है। क्या दर्शाना है? तो पहला नंबर बोला हुआ है कि त्रिभुज एपीडी सर्वांगसम है। त्रिभुज एपीडी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके? सीक्यूबी के। और दूसरा हमको ये बोला हुआ है कि एपी जो है वो बराबर है किसके? सीक्यू के। और तीसरा ये बोला हुआ है कि आपका त्रिभुज एपीडी जो है वो इक्वल है किसके? त्रिभुज सीपीडी के। कैसे? इसके तो आपका त्रिभुज सीपीडी के। और चौथा ये बोला हुआ है आपको दिखाना है कि जो एपी है वो बराबर है किसके? सीपी के। और पांचवा आपको ये करना है सीक्यू, एपी सीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है आपका? एक समांतर चतुर्भुज है। इन 5 चीजों को क्या करना है? हमको दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे इसको? सबसे पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक और यहाँ पे लिखेंगे क्या? हल। तो पहला क्या है? त्रिभुज एपीडी। पहले क्वेश्चन बढ़िया से निकाल के क्या क्या है। तो त्रिभुज एपीडी जो है इक्वल है सीक्यू के, एपीडी सीक्यू को इक्वल है, एक्यू बी इक्वल है एक्यू बी आपका कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम है सीपीडी के, एक्यू सीपी के और एक्यू आपका एक समांतर। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। आराम से काम करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एपी बी इसके वजह से बातें त्रिभुज को एपीडी ए पी डी यानी ये त्रिभुज
और CQB, CQB यानी ये त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों को देखना, ठीक है। सर्वांग करना है तो DP, आपका जो DP है, DP आता है इस त्रिभुज में APD में, और CQB में आपका BQ आता है। तो लिख सकते हैं DP जो है इक्वल है किसके, BQ के। और कैसे कैसे, तो दिया गया है, पहली बात। उसके बाद और हम क्या लिख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, तो अब BC जो होगा वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, CQD, ठीक है। आपका जो BC है वो इक्वल होगा AD के। कैसे, BC होगा इक्वल होगा किसके, आपके AD के। क्यों लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD है ना, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं। जानते हैं ना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक। और अगर मान लेते हैं कि आपका AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है, और आपका BD जो है अगर एक तिर्यक रेखा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का एंगल A और यहाँ का एंगल जो इक्वल होगा, इक्वल हो कैसे, एकांतर कोण से किस तरह से बताइए, साइड एंगल साइड से, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग से ये बराबर हो गए, सर्वांग हो गए, इसलिए त्रिभुज APD सर्वांग हो गया त्रिभुज किसके, CQD के। और कैसे, तो भुजा साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए कि नहीं हो गए, तो अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में CQ आता है और इस त्रिभुज में AP आता है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि आपका जो AP है वो बराबर होगा किसके, CQ के। कैसे, ऐसे बराबर होगा, तो कैसे, CP CD से ये क्या हो जाएंगे, ये आपके बराबर होंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ समझ में आ रहा है, तो AP CQ तो बराबर हो गया, इसको मान लेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, तो ये हो गया पहला, और यहाँ पे आ गया क्या आपका दूसरा कि AP जो है ना CQ के इक्वल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि पहला तो हमने सर्वांग कर दिया, और इन्हीं दोनों त्रिभुज में आता है AP CQ, तो AP इक्वल है किसके, CQ के, तो हमने पहला भी प्रूफ कर दिया और दूसरा भी प्रूफ कर दिया। अब आते हैं तीसरा, हमको प्रूफ करना है, तो तीसरा क्या है, तो AQB, त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD अब ये त्रिभुज नहीं, अब कौन त्रिभुज, AQB को ये AQB यानी ये त्रिभुज, और CPD ये त्रिभुज में। अब बताइए, इस त्रिभुज में AB, इस त्रिभुज में CD, तो क्या लिख सकते हैं, AB बराबर होगा किसके, CD के। कैसे, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इतना बात लिख दीजिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो BQ है, ये जो आपका BQ है वो इक्वल होगा कि नहीं होगा PD के, क्या बोलते हैं, BQ जो होगा वो PD के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ABQ में आपका BQ आता है और CPD में आपका PD आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, BQ जो होगा वो इक्वल होगा किसके, PD के। कैसे, दिया गया है, कोई दिक्कत तो यहाँ बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। और क्या लिख सकते हैं बताइए, और क्या लिख सकते हैं, और ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दो बातें और कर सकते हैं, ये दो बातें आप यहाँ पे और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपका AQ आता है और इसके लिए आपका PC आता है। अभी हमने क्या किया, सिद्ध किया हुआ है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ के एंगल को अगर हम मान लेते हैं क्या 3, और यहाँ के कोण को मान लेते हैं क्या 4, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, आपका कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। कैसे, एकांतर कोण, ठीक है। तो ये भी त्रिभुज जो होगा तो क्या हो गया, सर्वांग हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज आपका AQ, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज आपका AQ जो होगा, AQB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, CPD के। और कैसे, SAS सर्वांग समता से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो बताइए, ये आपका ABQ में आपका AQ आता है, ABQ में क्या आता है आपका AQ, हाँ ठीक है,
इस ये साइड को हम कहाँ प्रूफ किए हैं, नहीं आपका यही होगा। इस साइड आपका AQ कहाँ है और PC कहाँ आपका दिया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक है ना, यानी इसमें एंगल ही लगेंगे, ठीक है। ये AP और CQ, AP और CQ, ठीक है, ये इधर ना है, इसमें थोड़े है तो एंगल से ही आएगा। ये साइड जो है ना, ये जो आपका AQ है और ये जो आपका PC है, ये तो हमको खुद प्रूफ करना है, तो वो नहीं होगा, आपका एंगल ही आएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज में यानी ABQ में आपका AQ आता है और आपका PCD में आपका PC आता है, यानी CP आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी लिख सकते हैं कि CP के, और कैसे CPCD से, क्योंकि ये त्रिभुज के क्या है, आपके दो भुजा, ये त्रिभुज के भुजाएं हैं, जो दोनों त्रिभुज को सर्वांसन किया है ना, उसी के भुजा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे CPCD से ये इक्वल हो गया, और इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब बताइए कि AP इक्वल है किसके, C2 के, और AQ इक्वल है किसके, CP के, है कि नहीं है। AP इक्वल है C2 के और AP इक्वल है QC के और AQ इक्वल है किसके, CP के। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि AP इसके इक्वल है, AP इसके समांतर भी होगा, और AQ अगर किसी के इक्वल है तो आपका AQ इसी के समांतर भी होगा। ये चारों भुजाएं समांतर हो गई, हो गए, यानी आपके समूह भुजाएं यहाँ पे समांतर हो गए। तो जिस चतुर्भुज के समूह भुजाएं समांतर हो जाते हैं वो क्या होते हैं, आपका समांतर चतुर्भुज होगा। तो 5वां नंबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ये आपका AP CQ एक आपका समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, सारे बातें जो है वो सिद्ध हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, आपका सिद्ध होगा, ठीक है। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 थी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना चाहिए। तो अब जो है ना आपको देखना है क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, तो सबसे पहले आकृति क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, ठीक है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज बोला हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आपका 10 नंबर है, इसको लिखेंगे और आकृति बनाएंगे। इसका है नाम A B C, बंद है, A से B 90 डिग्री, C से Q 90 डिग्री, दिया हुआ है। तो क्या बोला हुआ है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AP और CQ जो है ना शीर्षों, AP और CQ जो है दोनों शीर्ष हैं, AC A और C से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। AP और CQ शीर्षों A और C, यानी A और C क्या है, शीर्ष है, इससे AP और CQ जो है ना ये क्या है, शीर्ष है, जो कि B की आपके विकर्ण BD पे क्या है, लंब है, ठीक है। आकृति आपको जो बना हुआ है, तो आपको दो चीज आसाना है कि अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो दिया क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और क्या है, एंगल P और T लिखेंगे, एंगल P इक्वल होगा किसके, एंगल Q के, इधर नहीं है एंगल Q के, एंगल P इक्वल होगा Q के, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, लंब है, और लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री, ठीक है। तो सिर्फ तो दर्शाना है, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, कॉलम को ये दर्शाना है कि त्रिभुज A P B सर्वांगसम होगा इसके त्रिभुज C Q D के, और दूसरा हमको ये सिद्ध करना है कि आपका जो AP होगा वो इक्वल होगा किसके, CQ के। ये दो बातें जो है ना हमको क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला हमको यहाँ पे देखना है हल में, तो ये जो त्रिभुज है इसको लिखेंगे A P B तथा CQD में। तो अब APB कौन है, आपका APB यानी इस त्रिभुज में, और CQD का मतलब क्या है, आपका CQD यानी इस त्रिभुज में देखना है। तो आप जानते हैं इस त्रिभुज में APB में आपका AP आता है और CQD में आपका CD आता है। तो लिखेंगे आपका जो AP है वो है किसके,
आपके सीधी के हम कैसे कैसे तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो है ना, समांतर चतुर्भुज के जो ये क्या है आपके सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आपने ये प्रूफ किया हुआ है और आप ये जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, सम्मुख ठीक कोई दिक्कत नहीं है। और आप लिख सकते हैं कोण की बराबर होगा कोण की, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 80 से 30 में क्यों आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यों है तो यहाँ भी होगा, इधर भी 90 होगा, है कि नहीं है, इसमें आपका 90 आता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोण 1 और यहाँ पर लिख लेते हैं कोण 2। अब जानते हैं अगर AB और CD समांतर चतुर्भुज का भुजाएं हैं और BD एक तिर्यक रेखा है तो कोण 1 कोण 2 की इक्वल होगा, लेकिन एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल हो क्यों, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। और इस तरह से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज आपका ACD सर्वांशम हो जाएगा, त्रिभुज किसके, आपके CCD और कैसे, तो क्या आपके यहाँ पे एक देखिए कोण भुजा कोण मतलब क्या AS सर्वांग समता से, AS सर्वांग समता से, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये वाला कोण या दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं APD में आपका AP आता है और आपका CQD में आपका CQ आता है, ये बराबर ना। और ये क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया और 10 नंबर जो है हम लोगों ने बिल्कुल आसानी से हमने हल कर दिया, ठीक है। और इस तरह से आपका क्या हो गया 10 नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि प्रश्न संख्या जो है ना 11 नंबर जो है आपको देखना है, कितना नंबर, 11 नंबर देखना है। तो इसका फिर जो है ना फिर भी दिक्कत तो नहीं होगी। ये है आपका C, ये है आपका D और ये दिया हुआ है आपका E और ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका F, ठीक। तो बोला हुआ है दिया गया है, यहाँ पे लिखिए सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB जो है वो इक्वल है किसके, DE के, यानी जो AB है वो इक्वल है किसके, DE के, ये बोला हुआ है। और AB जो है ना यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल है किसके, AB इक्वल है किसके, DE के। और बोला हुआ है AB है वो पैरेलल के DE के, AB जो है वो पैरेलल में है DE का। जानते हैं कि जो इक्वल होता है वो पैरेलल में होता है और जो पैरेलल होता है वो ये भी कहना वो डी पे क्या है पानी की और इक्वल भी है। और क्या बोला हुआ है, और बोला हुआ है कि जो BC है, जो आपका BC है, ये जो BC है ये BC इक्वल है किसके, आपके EF के, क्या है EF इसके इक्वल है, EF के क्या है इक्वल है ना। तो BC जो है वो इक्वल है किसके, EF के। और बोला हुआ है कि BC जो है वो पैरेलल भी है किसके, EF के। इतना बात बोला हुआ है, ठीक है। और बाकी ABCD EF को सबको जो है एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो दर्शाना है, तो दर्शाना है पहला चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और दूसरा क्या हमको प्रूव करना है कि आपका चतुर्भुज ऐसे नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चतुर्भुज आपका BEFC
BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। ये दूसरा हमको सिद्ध करना है। तीसरा आपको ये सिद्ध करना है कि आपका चतुर्भुज, तीसरा आपको सिद्ध करना है कि जो AB है वो समांतर है किसके, CF के, और आपका जो AB है वो इक्वल भी है किसके, CF के। ठीक है, इतना बात बोला हुआ। चौथा हमको ये प्रूव करना है कि चतुर्भुज ACFD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। AC है वो इक्वल है किसके, आपके BF के। और 6 नंबर जो है हमको ये प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है किसके, आपके त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के, ठीक है ना। इतना हमको सिद्ध करना है, बहुत ही आसान है, ध्यान से बस देखते चलिए कैसे कैसे हमको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहला हल तो लिखेंगे ABC एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है, लेकिन ये क्या है, चतुर्भुज है। लिखेंगे चतुर्भुज ABED, चतुर्भुज ABED, ठीक है, ABED तो बोला हुआ है कि आपका जो AB है वो इक्वल है किसके, ED के हैं, और AB जो है वो समांतर है किसके, ED के। ये कैसे, तो दिया गया है और ये भी आपका दिया गया है। तो आप पढ़े हैं प्रमेय 8.8 किसी चतुर्भुज के अगर एक उसके समभुज भुजा का एक युग्म अगर बराबर भी होता है और समांतर भी होता है तो हम लिख सकते हैं क्या, कि आपका चतुर्भुज लिख सकते हैं कि आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिख सकते हैं, ABCD क्या है, आपका समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, आपका समांतर चतुर्भुज होगा कैसे, और यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 8.8 से, ठीक है, समझ आ रहा है क्या, प्रमेय 8.8 से। तो इस तरह से अगर AB इक्वल है किसके, DE के, और AB इक्वल भी एक AB जो है वो पैरेलल है किसके, DE के। तो आप जानते हैं प्रमेय 8.8 में पढ़े हुए हैं कि अगर किसी चतुर्भुज के एक युग्म अगर समांतर हो और एक युग्म क्या होगा, बराबर हो, तो वो क्या हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, पहला हमने प्रूव कर दिया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। इसी तरह दूसरा हमको क्या है, तो दूसरा ये बोला हुआ है कि ये क्या है, आपका BEFC चतुर्भुज BEFC में, ठीक है, तो BEFC में तो BC जो है आपका इक्वल है किसके, EF के, है ना, FE BEFC, ठीक है। तो क्या है, आपका क्या है, इक्वल है, और आपका जो BC है वो समांतर है किसके, EF की वजह से दिया गया, और ये भी कैसे दिया गया है। ठीक, तो अगर BC इक्वल है किसके, EF के, और वही BC समांतर भी है आपके EF के, तो हम कह सकते हैं क्या, कि आपका BEFC एक क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। और कैसे, रीजन लिखेंगे प्रमेय 8.8, इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2। अब ध्यान दीजिए कि हमको दिखाना है 3, ये पहला दूसरा हो गया, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर हो गया। अब हमको क्या देखना है, थर्ड नंबर। क्या देखना है, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में आप देखिए, अब यहाँ पे थर्ड नंबर में हमको क्या देखना है, तो थर्ड नंबर में हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ABED एक आपका समांतर चतुर्भुज है और BEFC ये क्या है, आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ये 2 बात दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर अगर ठीक है, तो AB
आपका ईडी अगर समांतर चतुर्भुज है तो आपका बीई और ईडी ये समांतर होगा कि नहीं होगा। अगर एबी ईडी एक समांतर चतुर्भुज हो गया, एबी ईडी समांतर चतुर्भुज हो गया, तो आपका जो बीई होगा वो एडी के समांतर होगा कि नहीं होगा। बी जो होगा वो एडी के समांतर यहाँ पे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। ठीक है, तो अगर बी एडी समांतर चतुर्भुज है तो बी जो होगा वो एडी के समांतर होगा, तो बी जो होगा बताइए, बी जो होगा वो एडी के इक्वल, बी जो होगा वो एडी के इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से बताइए एबी ईडी एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण एक से, अगर समीकरण एक से क्या है कि अगर ए बी ई डी अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो ईडी जो होगा वो बी के क्या होगा, समांतर भी होगा। क्या होगा, आपका समांतर भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि आपका एडी समांतर होगा किसके, बी के। तो अगर एडी समांतर है बी के तो एडी आप जानते हैं इक्वल भी होगा किसके, बी के, है कि नहीं है। एडी बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए, ठीक है ना। नॉर्मली अगर हम देखें तो एडी बी के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडी जो है ना वो बी के इक्वल हो गया, तो एडी जो है वो क्या होगा, आपका समांतर भी होगा किसके, बी के। तो इस तरह होता है आपका एबी ईडी है वो समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा। तो एबी ईडी हम लिख सकते हैं क्या, ए बी ई डी क्या होगा, आपका समांतर चतुर्भुज होगा, है समांतर चतुर्भुज है। और कैसे, प्रमेय 8.8 से, ठीक है, प्रमेय किससे, 8.8 से। तो ये भी क्या हो गया, आपका एक समांतर चतुर्भुज एबीईडी जो है, आपका एबीईडी से क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। कोई दिक्कत है बताइए। तो अगर हम बात करें तो आपका जो एडी है वो बी के समांतर है कि नहीं है, इसको मान लेंगे समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ पे नीचे लिखते हैं ए बी, ये है ना इक्वल है किसके, इसको मान लेते हैं आपका ए और इसको मान लेते हैं क्या आपका दो। कोई दिक्कत यहाँ पे पास समझ में आ रही है, ठीक है। तो नॉर्मली अब देखिए, और हमको पता है ए बी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो फिर दिखाने का मौका नहीं है। समीकरण कितना हम लिखेंगे, समीकरण आपका एक से समीकरण क्या है, समीकरण एक क्या है आपका, एबी एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले ही हमने क्या कर दिया, प्रमाणित किया गया, ठीक है। इसको पहले ही हम प्रमाणित कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर ए बी ई डी अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो बताइए आपका जो एडी होगा वो बी के समांतर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लिख सकते हैं एडी जो होगा वो समांतर होगा किसके, आपके बीई के। एबी जो होगा वो बी के क्या होगा, आपके समांतर होगा। और ऑल्सो हम लिख सकते हैं जो एडी होगा वो इक्वल होगा किसके, बी के। और इसको मान लेंगे हम क्या, इधर एक तो है, इसको मान लेते हैं अगर क्या, अगर हम 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या 4। उसी तरह समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है कि आपका बीई एफसी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर बीई एफसी अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो आपका बीई होगा वो सीएफ के समांतर होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बीई जो होगा वो समांतर होगा किसके, सीएफ के। इसको मान लेते हैं क्या, हम 5 मान लेते हैं। तो बीई जो होगा वो इक्वल भी होगा किसके, सीएफ के। और कैसे, इसको मान लेते हैं 6 दिया हुआ है आपका समांतर चतुर्भुज है ना। तो इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक। तो अब क्या है देखिए, अगर एडी बी के इक्वल है, हमको क्या दिखाना है, एडी पैरेलल है सीएफ की। तो पैरेलल वाला कौन है आपका, 3 समीकरण है और यहाँ पे 5 तरीके से समीकरण 3 तथा 5 से, समीकरण 3 तथा 5 से। तो एडी बी के क्या है, समांतर है। और आपका बी जो है वो सीएफ के समांतर है, यानी बी समांतर है एडी के और बी समांतर है सीएफ के। तो एडी सीएफ के भी क्या होगा, समांतर होगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं एडी जो होगा वो समांतर होगा किसके, सीएफ के। और आप जानते हैं कि जो समांतर होता है वो बराबर भी होता है। तो एडी जो होगा वो बराबर भी होगा किसके, सीएफ के। और ये हमारा तीसरा नंबर जो है, बात हमने यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 3rd नंबर, ये आपका तीसरा नंबर यहाँ पे सिद्ध हुआ तीसरा नंबर। और यहाँ पे आपका दूसरा नंबर सिद्ध हो गया,
ठीक है। और ये यहाँ पे पहला नंबर क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो तीसरा भी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो अब बताइए चौथा नंबर हमको क्या देखना है। तो चौथा नंबर अब बताइए ADCF के पैरेलल है। अब ध्यान दीजिए, अगर ADCF के हमको क्या दिखाना है कि ACFD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ACFD आपका एक समांतर चतुर्भुज है, तो ADCF के पैरेलल है। और इसको अगर हम मान लेते हैं क्या, अगर 7 मान ले, क्या है 5 6 है ना, इसको अगर 7 मान ले तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 7 से, समीकरण 7 से 6 है 7, तो 7 में क्या दिया हुआ है, AD पैरेलल है CF के, AD समांतर है CF के और AD इक्वल भी है CF के। तो AD समांतर CF और AD इक्वल भी है CF के, तो हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपका AD ACFD यहाँ पर लिख सकते हैं ACFD एक समांतर, यहाँ पे समीकरण 7 से ये क्या दिया हुआ है, समीकरण 7 में क्या दिया हुआ है कि आपका AD जो है वो समांतर है CF के और AD जो है वो इक्वल भी है किसके, CF के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो ACFD होगा एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब कैसे, तो पर में आप समांतर भी अगर एक चतुर्भुज के एक समांतर भी है और इक्वल भी है तो क्या होता है आपका एक समांतर चतुर्भुज होता है। आप इधर कोई दिक्कत नहीं है, ये 7वां हो गया, ठीक है। तो ACFD क्या हो गया आपका, ACFD एक समांतर चतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से अगर बात करें तो ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, तो AC जो होगा वो ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण कौन है, AC है और BF है। तो हम लिख सकते हैं AC जो होगा यहाँ पे लिख सकते हैं कौन नंबर, कितना नंबर, ये तो हो गया आपका 3, यहाँ पे हो गया आपका 4 नंबर और ये है आपका 5। हम लिख सकते हैं क्या कि आपका जो AC होगा वो इक्वल होगा किसके, BF के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ACFD के सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है। समांतर ABCD ACFD के क्या है, सम्मुख कोण है। और यहाँ पे सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब छठा हमको ये सिद्ध करना है कि आपका त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन आपका DEF में इसको समांतर करना है। तो आपको पता है कि ABC और DEF तो AB इक्वल होगा किसके, DE के, ये दिया हुआ है AB इक्वल होगा किसके, DE के। कैसे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। और क्या है इसका ABC का BC और DF इक्वल होगा, BC इक्वल होगा किसके, DF के। कैसे दिया गया है, ये दूसरा आ गया, दिया गया है। और क्या है, और देखिए समांतर चतुर्भुज ये जो आपका AC है वो DF के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि अभी तो हमने प्रूफ किया यहाँ पे कि AC जो होगा वो DF के इक्वल है। यहाँ क्या लिखेंगे, AC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, आपके DF के। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे लिखेंगे प्रमाणित किया गया, प्रमाणित किया गया है ना। क्यों, क्योंकि आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो AC जो है ना वो DF के इक्वल होगा। कैसे, समांतर चतुर्भुज ACFD का ये क्या है, समूह कोण है। और यहाँ पे हम इससे यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमाणित किया क्या, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं यहाँ पे है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या, ABC सर्वांशम है त्रिभुज किसके, DEF के। और कैसे आपका SSS सर्वांग समता से, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, SSS सर्वांग समता से। ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका सिद्ध हो गया। और ये क्या था आपका 6 नंबर था। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी सिद्ध हुआ। तो ये हो गया आपका 6 नंबर, ठीक है। ये है आपका 5 नंबर और ये है आपका 4 नंबर, ठीक। और यहाँ पे 3 नंबर। इस तरह से हमारा 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है। तो अब देखना है कि आपका अंतिम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ABCD एक समलंब दिया हुआ है, ये जो है ना आपका एक समलंब दिया हुआ है, A B आपका C और D दिया गया है। पहले लिखेंगे, दिया गया है, क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज, हम लिख सकते हैं क्या कि आपका AB जो होगा वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। और AD जो है वो बोला हुआ है इक्वल है किसके, BC के, ये दिया हुआ है, ठीक है।
तो पहला हमको ये सिद्ध करना है कि आपका एंगल ए बराबर है एंगल सी के, दूसरा आपका एंगल सी बराबर है किसके, एंगल डी के, और तीसरा आपका त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बीएडी के, बीएडी के, और चौथा ये प्रूव करना है कि आपका विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। ये चार चीज जो है ना हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले करेंगे यहाँ पे रचना में हमने क्या किया, तो रचना में हमने ये किया कि आपका हमने माना कि क्या मान रहे हैं, माना कि यहाँ पे आपका जो AD आपका क्या बोल सकते हैं, AB जो है AB को E तक बढ़ाया, AB को कहाँ तक बढ़ाया, यहाँ पे लिखिए B, हमने E तक बढ़ाया, AB को हमने E तक बढ़ा दिया, ठीक है। पहला काम हमने ये किया। उसके बाद हमने क्या किया, C को बढ़ाया तथा C को E से मिलाया। क्या करते रहे, C को E से मिला देते, C को हमने E से क्या कर दिया, मिलाया, ठीक, इतना हमने काम किया, ठीक है। और हमने क्या बनाया, हमने उसके बाद AD पैरेलल CE बनाया, क्या बनाया, AD पैरेलल CE बनाया, और AD पैरेलल CE और आपका AE पैरेलल BC तथा AE पैरेलल BC बनाया। इतना हमने कंस्ट्रक्ट किया, मतलब AD जो है ना वो पैरेलल है CE के, और AE जो है ना वो पैरेलल है किसके, BC के। हमने इतना यहाँ पे काम किया, कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे पहला नंबर और हल, तो लिखेंगे क्या, कि आपका जो AD है वो पैरेलल है किसके, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, AD पैरेलल है C के, और कैसे, रचना से, और आपका AE जो है वो पैरेलल है किसके, समांतर है किसके, BC के, ये भी कैसे, रचना से। तो AD समांतर है CE के, और AE पूरा जो है समांतर है किसके, BC के। तो बताइए आपका ADCE आपका एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं क्या, आपका ADCE एक समांतर चतुर्भुज है। इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब हमको पता है कि जो आपका AD है वो किसके इक्वल है, CE के इक्वल है, ठीक है। इसे इसीलिए AD जो होगा वो इक्वल होगा किसके, CE के, AD इक्वल होगा CE के, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, AD इक्वल है CE के। लेकिन हमको पता है कि AD इक्वल है किसके, BC के, लेकिन जो है लेकिन आपका जो AD है वो इक्वल है किसके, BC के। तो AD CE के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर इसको हम मान लेते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर सकते हैं कि आपका AD CE के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, रिजल्ट क्या हो जाएगा, BC होगा वो इक्वल होगा किसके, और यानी BC इक्वल होगा किसके, CE के। तो आप यहाँ पे 7 चैप्टर को याद कीजिए, क्या बोलते हैं आप, ये 7 चैप्टर को याद कीजिए, मतलब त्रिभुज को, ठीक है। कि अगर किसी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर है तो उनके समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, त्रिभुज CBE में, CBE में क्या बोला हुआ है कि आपका जो BC है वो इक्वल है किसके, आपके CE के, और कैसे प्रमाणित किया गया है। तो BC के सामने कौन है, कोण 4, और आपका CE के सामने कौन है, कोण 3 इक्वल होगा, क्यों, लिखेंगे बराबर भुजा के सम्मुख
सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो 4 3 क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया, इतना में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए, अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर CD जो है, अगर यहाँ पे हम देखें कि अगर AD यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि AD समांतर है किसके, AD जो है वो समांतर है C के, ठीक है, हमको पता है रचना से, AD समांतर है C के, ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए। और AD समांतर है C के, और AE एक तिर्यक रेखा कर ले लेते हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो आप जानते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन है, तिर्यक रेखा AE है ना, तो AE कौन है, AE अगर AD समांतर है C के और AE तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर एंगल कौन है, एंगल 1 और एंगल 4 है नहीं है, ये क्या है आपका क्या बोल सकते हैं, कोई इंटीरियर एंगल, मतलब क्या, सह-अंतःकोण है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और लिखेंगे सह-अंतःकोण योग नियम, सह-अंतःकोण योग नियम यानी समकोण इंटीरियर एंगल, तो दिक्कत है। और इस तरह से बताइए आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 3 क्या होगा आपका, यहाँ पे बनाएगा रैखिक युग्म, क्या बनाएगा, रैखिक युग्म बनाएगा, क्या बनाएगा, रैखिक। कोई दिक्कत, तो ये भी 180 के, ये भी 180 के, तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। अब जैसे कि हमको पता है कि 4 3 के इक्वल हमने दिखा दिया है, तो 4 से 3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। और यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण 4 इक्वल है किसके, कोण 3 के, और 1 तो क्या है, 1 किसको माने हैं, A को, और 2 किसको माने हैं, B को, तो लिख सकते हैं इसीलिए एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल B के। और यहाँ पे हमारा पहला जो है आपका सिद्ध हुआ, पहला जो है हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि एंगल A जो है वो एंगल B के क्या है, आपके इक्वल है, और इस तरह से आपका पहला जो है वो आपका सिद्ध हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम हो चुका है, अगले स्लाइड में देखते हैं क्या कि हम लोग C और D को कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में, तो दूसरा नंबर में हमारा क्या करना है, तो ये ऐसा फिगर बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था, बना हुआ था ना, ऐसे क्या था आपका, क्या दिया हुआ था, तो आपका ABCD और ऐसे था, और ऐसे बनाया गया था, ये कितना था, इसको हमने माना था कितना, 1, इसको हमने माना था 2, 3 4 का कोई जरूरत नहीं है, 3 4 यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, है ना, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 था, इसको मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 6, ठीक है। तो अब हमको दूसरा नंबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर में अगर हम देखें, हम जानते हैं कि AB जो है वो समांतर है किसके, CD के, कैसे, तो दिया गया है, तो अगर AB समांतर है CD के, और AD अगर तिर्यक रेखा है, और अगर AD तिर्यक रेखा है, AD क्या है, तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना हुआ कौन है, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 क्या होगा आपका 180 हो जाएगा। और कैसे, तो आपका सह-अंतःकोण योग नियम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरह अगर AB पैरेलल है CD के, ये भी क्या है आपका दिया गया ही है, ठीक है। और अगर BC आपका एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन बना हुआ है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 6, ठीक है। ये कितना आपका 180, और रीजन क्या, यही आपका सह-अंतःकोण योग नियम, ठीक है। तो अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे एक 2 उधर किया ना, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 6 के, ठीक है। अब बताइए एंगल 1 एंगल 2 कैंसिल आउट होगा, क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, पहले ही हमने पहले में प्रूव कर दिया था। तो एंगल 5 इक्वल होगा किसके, एंगल 6 के, और 5 को हमने क्या माना है, D, और 6 को क्या माना है, C माना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण D इक्वल होगा किसके, कोण C के। तो
तो BC के इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्या हो गया, आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है क्या, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में यही आपका फिगर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यही फिगर रहेगा। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। ठीक है, और ऐसा ही आगे बढ़ा हुआ था, जब से मिला हुआ था, ये आपका D था, है ना। अब बोला हुआ है क्या, ABC। तो ABC कैसे बनेगा, जब A से C को मिलाएंगे तब तो ABC बनेगा। और क्या बोला हुआ है, BAD। तो E से मतलब क्या, इसको मिलाएंगे तब तो बनेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका दूसरा, तीसरा है ना, यहाँ पे थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर हमको हल करना है। यहाँ पे तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, ABC तथा त्रिभुज इसमें आपका BAD में। तो क्या लिख सकते हैं, AB उभयनिष्ठ हो जाएगा। AB क्या है, आपका उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ दोनों में आता है कि नहीं है। और क्या लिख सकते हैं आप, और देखें तो ABC है ना। ठीक है, तो उसके बाद अगर AB से आ गया कोई दिक्कत नहीं है, AB आपका कॉमन आ गया। और आपका इसमें ABC में, ठीक, ये आपका उभयनिष्ठ, ठीक है, ABC में है और ये और आप जानते हैं एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल बी के। ठीक है, तो ABD में एंगल ए आता है और ABC में एंगल बी आता है कि नहीं आता, इक्वल है कैसे, प्रमाणित किया गया, प्रमाणित किया गया। ये दूसरा आ गया। और तीसरा कौन सा है, तीसरा और क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे जो BC है और यहाँ पे जो AD है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या लिखेंगे, BC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, आपके AD का। कैसे, ये दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो AB भी दोनों में उभयनिष्ठ आता है। ठीक है, और एंगल भी दोनों में क्या है, आपका प्रूव कर दिया गया है, प्रमाणित किया गया है। और इसमें का BC और इसमें का AD क्या है, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो पहले ही दिया हुआ है। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, BAD के। और कैसे, S सर्वांगसम का सर्वांग। इस तरह से आपका तीसरा नंबर हो गया। और चौथा नंबर हम लिख सकते हैं कि ABD में ही आपका BD विकर्ण आता है और ABC में ही आपका AC विकर्ण आता है। तो CBCD से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, विकर्ण AC, विकर्ण आपका AC इक्वल होगा किसके, विकर्ण BD के, विकर्ण BD के। और कैसे, CBCD से। और इस तरह से आपका चौथा नंबर भी क्या हो गया, आपका सिद्ध हुआ। और यहाँ से आपका प्रश्नावली 8.1 जो है वो खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग 8.2 करने के लिए क्या करेंगे, आपका मध्य बिंदु प्रमेय, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन अगर मध्य बिंदु प्रमेय को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपका प्रश्नावली 8.2 जो है ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्लास में देखेंगे 8.2 प्रमेय को और उसके बाद आपका 8.2 प्रश्नावली को हम करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।